नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ऑपरेशन नीतीश कुमार करीब करीब फाइनल हो चुका है। ऑपरेशन अंतिम चरण में चल रहा है। बिहार के बारे में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी कोई खुलकर अभी भी नहीं कह रहा कुछ। सब एक ही बात बोल रहे हैं, वेट एंड वॉच। मैं कह रहा हूं ना कि वेट कर लीजिए, वॉच करते हैं। डील फाइनल हो चुकी है। नीतीश के पास लगातार फोन आ रहे हैं और इस बार फोन बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से आ रहे हैं। नीतीश कुमार को इस तरह समझिए कि उनके एक हाथ में बीजेपी का और दूसरे हाथ में इंडिया अलायंस का ऑफर लेटर है। नीतीश ऐसे नेता हैं जो बिहार में नंबर 3 की पार्टी चलाते हैं लेकिन नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बिहार में पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है, सब आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी को नीतीश की जरूरत क्यों पड़ी? नीतीश आ गए तो मोदी को क्या फर्क पड़ेगा? नीतीश का आना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है? नीतीश का जाना इंडी गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है? अखबारों के पन्नों में नीतीश छाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में उनकी एंट्री के दरवाजे कैसे खुले, इस पर कई थ्योरी छपी हैं। सबसे सटीक थ्योरी क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले एक सर्वे के बारे में बताते हैं जिसने इस डील को पक्की करने में बड़ी भूमिका निभाई। सर्वे में कहा गया कि बीजेपी अगर अकेले लड़ती तो बिहार में 25 सीट पर अटक जाती। ये सर्वे राम मंदिर के उद्घाटन से पहले का है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बिहार में बीजेपी को राम लहर में 7 से 8 सीट ज्यादा मिलने का अनुमान है। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार में 40 की 40 मतलब 100% स्ट्राइक चाहते हैं। लालू की लालटेन पूरी तरह से बुझा देना चाहते हैं। कांग्रेस को बिहार से एकदम साफ कर देना चाहते हैं। लेकिन ये तभी संभव था जब नीतीश इंडी गठबंधन छोड़कर भगवा कैंप में शामिल हो। बीजेपी को पता था नीतीश के बिना बिहार में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। 2019 में 17 के आंकड़े से आगे वो बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन एनडीए की सीटें घटने का खतरा था। 2019 में बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीट जीती थी। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीट मिली थी। लालू की आरजेडी का खाता नहीं खुला था। कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। उस 1 सीट पर भी मोदी इस बार एनडीए को जिताना चाहते हैं। नीतीश के बिना भी 24 में बीजेपी की टैली 310 के पार बड़े आराम से पहुंच जाती, लेकिन एनडीए 400 के पार नहीं पहुंच पाएगा। 24 में मोदी को 400 के पार से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नीतीश के एनडी गठबंधन छोड़ने से एनडीए 400 का टारगेट आसानी से हासिल कर लेगी। वो कैसे होगा? नीतीश के आने से कौन सा वोटर आएगा, कौन पीछे छूट जाएगा? बिहार में ओबीसी 27.12% है। इसमें अगर यादव 14.26% को माइनस कर दिया जाए तो 12.86% ओबीसी वोट अब मोदी के पाले में आ चुके हैं। बिहार में ईबीसी 36.01% है। इसके अलावा स्वर्ण 15.52% है। नीतीश के आने से करीब 63% वोट बैंक बीजेपी के पास आ चुका है। बिहार में 17.70% मुस्लिम वोटर हैं। नीतीश का कई इलाकों के मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव है। उनके आने से ये वोट भी एनडीए के पाले में जा सकता है। नीतीश के आने से लालू खेमे की नाव बिहार में डूबनी तय है। जो संशय में रहते हैं, जो कंफ्यूज हैं, उनकी नाव डूबती है। हम कोई कंफ्यूजन में नहीं हैं और हमारा नजरिया साफ है, तो हम तो राज्य की सेवा करते रहेंगे। अब जो कंफ्यूजन में हो जाने। अब देखिए, सिग्नल पर वो काम करते हैं, यहाँ सिग्नल फ्री है, तो दोनों में अंतर है ना। अब वो नए दौर में नई टेक्नोलॉजी है, सिग्नल के बगैर काम चल रहा है।
अब कोई सिग्नल पर काम कर रहे हैं कि उनको एहसास हो रहा है, तो एहसास हो रहा है तो जाने, इसका मतलब कि कुछ न कुछ कारण है, जिस कारण की अंदरूनी जानकारी उनको है, इसीलिए वो कहते हैं कन्फ्यूजन है। तो जब कन्फ्यूजन है तो नाव डूबेगा। बिहार में बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज ओबीसी और ईबीसी जातियों के साथ मुसलमानों की लामबंदी से लड़ना था। जाति जनगणना के बाद मोदी विरोधी मोर्चा बिहार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को साथ लाकर एकजुट करने में जुटा था। नीतीश के आने से जाति जनगणना का जो नैरेटिव बना था वो भी अब मोदी की तरफ आ गया। मोदी जाति जनगणना करने वाले नीतीश को ही अपने पाले में ले आए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर मोदी ने ईबीसी को भी साध लिया है। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के जरिए कोयरी को भी साध लिया। अगर कोई कसर बाकी है तो वो 4 फरवरी को पूरी हो जाएगी, जब बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। इस रैली में नीतीश भी शामिल हो सकते हैं। राजनीति का मतलब है उथल पुथल होता है, उथल पुथल रहेगा ही बिहार में। क्या जानना चाह रहे क्या नीतीश जी के साथ आप काम कर चुके हैं, काफी दिनों तक उनके साथ मंत्री रहे हैं, जदयू में मंत्री रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार जी आपके साथ आ रहे हैं। नीतीश जी का हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं। उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है भाजपा की सेहत के लिए, बिहार की सेहत के लिए? ना, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अच्छा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अच्छा हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश के आने के बाद मोदी के पाले में अगड़े पिछड़े सब आ गए हैं। चिराग पासवान के जरिए दलित पहले से सेट है। अब नरेंद्र मोदी का फोकस मुस्लिम है। उनके लिए हर हिंदुस्तानी बराबर है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं ले गए, उन्हें दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ले गए। उनके साथ बैठकर विदेश मंत्री जयशंकर ने कव्वाली सुनी। उमर अब्दुल्ला की तरह इस वीडियो को देश के लाखों मुसलमानों ने देखा। जब देखा होगा तो सोचा भी होगा। उन्हें एतबार हो गया कि नरेंद्र मोदी देश की सूफी परंपरा को मानने वाले मुसलमानों को कितना पसंद करते हैं। इससे मोदी का मुस्लिम वोट से कनेक्ट और मजबूत होगा। मुसलमानों का रुझान कैसे बदल रहा है, उसकी बानगी शहला राशिद के इस ट्वीट में भी झलक रही है। शहला ने काशी और मथुरा पर बीजेपी के स्टैंड का समर्थन किया है। शहला मुसलमानों से कह रही हैं, काशी मथुरा हिंदुओं को स्वेच्छा से दे देना चाहिए। अयोध्या की तरह वहां भी हिंदू मंदिर के अनंत सबूत मौजूद हैं। अगर वामपंथी विचारों वाली शहला का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो फिर नीतीश की तरह उमर अब्दुल्ला और बाकी मुसलमान क्यों बीजेपी के झंडे के नीचे नहीं आ सकते हैं? अब समझिए कि नीतीश और मोदी में दूरी क्यों बढ़ी थी। एक राम मंदिर का मुद्दा था, दूसरा धारा 370। दोनों ही मामले अब खत्म हो चुके हैं। मोदी और नीतीश की दुश्मनी 2009 से है। 2010 में नीतीश कुमार खुलकर सामने आ चुके थे। उसके बाद कई बार मोदी के साथ आए और कई बार छोड़ गए। 2013 में नीतीश ने एनडीए छोड़ा, लालू के साथ चले गए। 2017 में फिर लालू का साथ छोड़ दिया और एनडीए में चले गए। 2022 में फिर एनडीए से अलग हो गए और लालू के साथ आ गए। 2024 में फिर लालू से अलग राहें बना ली हैं। एनडीए में वापसी तय है। मोदी ऐसे नेता हैं जो किसी से दुश्मनी की गांठ बांधकर नहीं रखते। वो फ्लेक्सिबल हैं। अगर 3 बार पलटी मारने के बावजूद नीतीश वापस आ सकते हैं तो एक दिन मुसलमान भी आ ही जाएंगे।
लेकिन नीतीश कुमार के आने से बिहार का इसमें हित क्या है? नीतीश कुमार के आने से हित ये होगा कि हम लोग कहते रहते हैं कि संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात। कोई एक छोटा सा कीड़ा ईश्वर पर नहीं चढ़ाएगा, लेकिन वही कीड़ा यदि फूल के साथ है तो वो भी चढ़ जाता है, समर्पित हो जाता है। तो संगत का बड़ा असर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर एक समय था जो कि अच्छा कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी का हित है। बीजेपी देख रही है कि लोकसभा में 40 में से 40 सीटें हम कैसे हासिल करें, इसलिए कोई खतरा लेना नहीं चाहती, कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए नीतीश कुमार को लाया जा रहा है ताकि जो अति पिछड़ा है, लवकुश जो उनका एक वोट बैंक है, वो बटे नहीं, पूरी तरह आपके साथ आ जाए। लोग कहते हैं, आपने कहा भी लोग कहते हैं, लेकिन भोज बनाने वाले किस भाव से बनाते हैं उनके विचार पर न निर्भर करता है। लोग आज यदि नमक ज्यादा पड़ गया तो इसका मतलब क्या कि वो जानबूझ के नमक डाला ज्यादा क्या? ये बताइए, नीतीश कुमार के आने से फायदा है आपको लगता है? अभी जो स्थिति बनी है बिहार का, चारों तरफ फिर से जंगल राज लोग कहने लगे थे, ये बिहार को नहीं मिलेगा, ये तय है। हमको जो भरोसा है, क्योंकि पहले ही मैं कह दिया हूँ कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। 2019 में लालू ने नीतीश को दो मुहा सांप तक कह दिया था। डिप्टी सीएम बनने के बाद नीतीश के आगे पीछे घूमने वाले तेजस्वी अब आहत होकर कह रहे हैं कि नीतीश बार बार 2005 के पहले वाले जंगल राज की याद दिलाकर उन्हें बेइज्जत करते थे। मुझे तो अभी तक इसको मैं क्या कहूं, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार, कोई रार कुछ है, और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। कई चीजें हैं, बुनियाद उन्होंने, तेजस्वी जी ने और लालू जी ने मिलकर रखी थी। उस बुनियाद की ईंट थी कि मोदी जी की जो घृणा और नफरत की राजनीति है उसके मुकाबले एक लोकोन्मुख राजनीति की पौध लगाई जाए, वो लगा दी, वो फूल रहा है, फल रहा है। लालू फैमिली के लिए एक और झटका है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को ईडी ने समन जारी किया है। लालू के लिए झटके पर झटके लग रहे हैं। सरकार जा रही है और नई नई आफत आ रही है। नीतीश के जाने के बाद लालू अब कांग्रेस के सहारे हैं। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। कांग्रेस ने 2019 में बिहार की किशनगंज सीट जीती थी। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जेडीयू के मोहम्मद अशरफ को हराया था। कांग्रेस को 3,67,017 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 3,32,551 वोट मिले थे। जीत हार का अंतर सिर्फ 34,520 वोट का था। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2,95,029 वोट मिले थे। नीतीश के आने के बाद एनडीए के लिए करीब 3% का गैप पाटना मुश्किल नहीं है। किशनगंज में 75% मुसलमान हैं। बिहार के सीमांचल में 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीती थी। बाद में लालू ने 4 विधायक तोड़ लिए, अब सिर्फ 1 विधायक बचा है। ओवैसी इसका बदला लेने के लिए इस बार और दमखम से बिहार में उतरेंगे। वो कांग्रेस और लालू का मुस्लिम वोट काटेंगे। फायदा किसे होगा? नरेंद्र मोदी को। नीतीश के जाने से कांग्रेस डर गई है, इसीलिए राहुल गांधी को डरो मत कैंपेन शुरू करना पड़ा है। डरो मत के आगे न्याय की क्रांति का ट्रेलर भी
राहुल ने दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है नीतीश ने क्यों इंडी अलायंस का साथ छोड़ा है। उन्हें लालू से दिक्कत नहीं है, उन्हें राहुल गांधी से दिक्कत है। याद कीजिए, इंडी अलायंस की दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। नीतीश कुमार की तमाम कोशिशों के बाद विपक्ष के नेता मोदी के खिलाफ एकजुट हुए थे। सीताराम येचुरी ने नीतीश का नाम संयोजक के लिए बढ़ाया था। लालू भी तैयार थे, ममता भी तैयार थी, खड़गे भी सहमत थे, लेकिन राहुल ने कहा कि नीतीश के नाम पर ममता तैयार नहीं होगी, जबकि ममता उस मीटिंग में भी नहीं थी। नीतीश ने उसे बेइज्जती समझा और अब उसका हिसाब चुकता कर दिया। नीतीश कुमार जी पहले आदमी है जिन्होंने जाकर के विपक्षी एकता के लिए उनसे मुलाकात की, बात की। उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। इसके बावजूद ममता दीदी ने एक नाम पेश किया। क्यों किया, किसने कराया और कौन चाहता था कि बिहार का कोई लीडर इस लेवल का ना हो, जो देश के ऊपर जिसका नाम हो और देश के लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसका चेहरा उभरे। कौन लोग थे, ये तो यानी सोच का विषय है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। नीतीश कुमार को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी और जो मेहनत की थी उन्होंने, जो उनसे उनके विजन पे जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं डाली गई और कुछ लोग थे जो बाधा डाल रहे थे। 24 में मोदी हराओ का पायलट प्रोजेक्ट नीतीश ने ही शुरू किया था। उन्होंने ममता, केजरीवाल, नवीन पटनायक और केसीआर सबको जोड़ा था। वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रोजेक्ट चला रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने नीतीश के कन्वीनर बनने का रास्ता रोक दिया, तो नीतीश ने राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की डील कैंसिल कर दी। नीतीश को इंडी अलायंस में कुछ नहीं मिल रहा था। तेजस्वी सीएम की कुर्सी खींच रहे थे, सीट शेयरिंग में कोई फायदा नहीं हो रहा था। बीजेपी में उन्हें सीएम की कुर्सी भी मिल रही है और लोकसभा की 17 सीटें भी मिल रही हैं। नीतीश को नरेंद्र मोदी से विचारधारा के लेवल पर कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में लोकसभा और 2020 में विधानसभा में वो मोदी के साथ मिलकर लड़ चुके हैं। नीतीश के जाने के बाद इंडी अलायंस का बखराव और तेज होगा। यूपी, पंजाब, बंगाल में कांग्रेस की डील कैंसिल हो सकती है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। अब नीतीश बदला लेंगे। वो कैसे? कांग्रेस को तोड़ेंगे। नीतीश पहले भी कांग्रेस को तोड़ चुके हैं। अशोक चौधरी, जो कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अब कहां हैं? अशोक चौधरी अब नीतीश के साथ चलते हैं, नीतीश की हर रणनीति में शामिल रहते हैं। राजभवन में तेजस्वी के नाम की पर्ची सबसे पहले अशोक चौधरी ने ही फाड़ी थी। अशोक चौधरी पासी बिरादरी से आते हैं। अशोक चौधरी के जरिए नीतीश के लिए कांग्रेस को तोड़ना मुश्किल नहीं है। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। अभी तक सत्ता में थे, अब नीतीश के एनडीए में जाने के बाद सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सत्ता के लालच में कई विधायक नीतीश के कहने पर पाला बदल सकते हैं। इसकी वजह एक और है। एनडीए में नीतीश के आने से बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 4 और एक अन्य को मिलाकर कुल 128 का नंबर बनता है, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। नीतीश के साथ आने से कांग्रेस के विधायकों को फायदा ही फायदा है।
मंत्री पद मिल सकता है। 2025 के चुनाव में नीतीश और मोदी जीत की गारंटी बन जाएंगे, जबकि कांग्रेस में रहने से कुछ नहीं मिलेगा। 2025 में विधायकी भी जा सकती है। कांग्रेस अपने विधायकों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बिहार में खत्म होने के डर से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नीतीश को खोज रहा है। खरगे फोन लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब शायद होगा भी नहीं, क्योंकि नीतीश को तो कांग्रेस और राहुल से बदला लेना है। कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही है। If you ask me whether I'm hopeful in Bihar, but all the various news that is going, unless the Congress president is able to speak to the Bihar chief minister, I cannot commit myself one way or the other. But that is why किसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया, किसी ने कहा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं नीतीश कुमार के बारे में। आप ही ने कहा होगा। अभी जब मैं आपको तरफ देख रहा हूं, आप मुझसे हाँ, आप ही ने कहा था कि मैं बार बार नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूं। इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इंडिया बैठक बुलाने के लिए। तब तो इंडिया नाम नहीं था, विपक्ष पार्टियां थी, 18 पार्टियां थी 23 जून को। तब से ही तो ये लंबा सफर शुरू हुआ है। उन्होंने ही तो फ्लैग ऑफ उन्होंने ही किया था। नीतीश कल या परसों नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, लेकिन क्या लालू आसानी से हार मान लेंगे? नीतीश के साथ छोड़ने के बाद लालू के पास आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और एक अन्य विधायक का साथ बचा है, जिनका कुल योग 105 बनता है। लालू जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर डोरे डाल चुके हैं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं बना। क्या कहेंगे बिहार में जिस तरीके से हुआ? कुछ पता नहीं, अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लेकिन आप किसी के तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन दीदी जिस तरीके से बीजेपी उनके नजदीक एक मिनट दीदी, जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में खुशी है इस महागठबंधन के सरकार में दरार डाल के, क्या लग रहा है? क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे? यहाँ के कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। 24 घंटे के भीतर बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। नीतीश मुख्यमंत्री और बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बिहार तो खैर अभी झांकी है, असली खेल उत्तर प्रदेश में बाकी है। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अपना नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर, मतलब ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से आने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार से कांग्रेस की दोस्ती टूट गई। इधर कांग्रेस ने अखिलेश से कुश्ती शुरू कर दी। बहुत सोच समझकर नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को घमंडिया गठबंधन कहा था, और अब वो घमंड दिख रहा है। अखिलेश यादव ने पब्लिक के सामने 11 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस ने पब्लिक के ही सामने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच झगड़ा 11 सीटों पर फंसा है। ये 11 सीटें कौन सी हैं, कौन सी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, सारी अंदर की खबर देखिए इस रिपोर्ट में। क्या यूपी में भी अखिलेश और राहुल की जोड़ी बनने से पहले ही टूट जाएगी? क्या यूपी में इंडिया अलायंस का हाल भी बिहार और बंगाल जैसा होगा? क्योंकि कांग्रेस ने फिर अखिलेश को लटका दिया। वहीं कांग्रेस यूपी में वही कर रही है जो बिहार में वो नीतीश के साथ कर रही थी। अखिलेश यादव ने दोपहर 1:19 पर ट्वीट किया, लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। लेकिन यूपी में गठबंधन के इतिहास बनाने पर चर्चा हो पाती, कार्यकर्ता जश्न मनाते और आगे की चुनावी रणनीति बन पाती, उससे पहले ही कांग्रेस फिर से जोड़ी ब्रेकर बन गई। मतलब यह कि इंडी अलायंस से नीतीश आउट हो चुके हैं। अखिलेश कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट देने पर अड़े हुए हैं और कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि वो करे तो क्या करे। कांग्रेस कंफ्यूज है।
इधर बीजेपी फुल इलेक्शन मोड में है। बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी स्टेट के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 400 प्लस के टारगेट को अचीव करना चाहती है। इसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। अखिलेश ये बात अच्छे से जानते हैं कि यूपी में रामलहर पर सवार बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अखिलेश बीजेपी की सीटें कम करने वाला फॉर्मूला लेकर आए थे। अखिलेश के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी 63, कांग्रेस 11, आरएलडी को 7 सीट मिलनी थी। लेकिन कांग्रेस इस फॉर्मूले पे रेडी नहीं है। ऑन कैमरा कांग्रेस कह रही है कि बातचीत चल रही है, फाइनल फैसला जल्द होगा। जो ऑप्टिक्स होता है, लोग देख रहे हैं, एक पार्टी खबरें आ रही हैं कि एक पार्टी निकलेगी, बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी, एक पार्टी नाराज है हमसे। ये सब दिखता अच्छा नहीं है, हमारे छवि के लिए, इंडिया छवि के लिए अच्छा नहीं है। यूपी में अखिलेश और राहुल की जोड़ी में ब्रेकर का काम सीटों का नंबर कर रहे हैं। अखिलेश कांग्रेस को 11 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस 20 सीट की डिमांड कर रही है। इंडिया गठबंधन में जो भी ऐसे लोग हैं जो गठबंधन में, निश्चित तौर से, और यूपी में हमारी पार्ट है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित तौर से वो चीजें चल रही हैं और उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत ही अच्छे वातावरण में बात कर रहा है। उसका परिणाम आपके सामने, और अच्छा परिणाम, मजबूत परिणाम आपके पास आने वाला है। बता सकते हैं फिगर्स क्या होंगी? 18, 20 कितना? ये मैं समझता हूं कि ये तय मुकुल वासनिक जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी, सलमान खुर्शीद साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंचार्ज जो हमारे यूपी के अविनाश पांडे जी, वो इस पर बातचीत कर रहे हैं और मैं इसका भी बहुत जल्दी अपडेट आपको बता दूंगा। मुसलमानों के बीच राहुल गांधी का माहौल बनाने के लिए कांग्रेस अखिलेश यादव से यूपी की मुस्लिम बहुल सीटें मांग रही है। कांग्रेस की डिमांड 20 सीटों की है, जिनमें जौनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, बरेली, नगीना और बिजनौर शामिल है। मुरादाबाद की सीट इमरान प्रतापगढ़ी के लिए, जौनपुर नदीम जावेद के लिए, बरेली की सीट एरोन फैमिली के लिए और सहारनपुर की सीट इमरान मसूद के लिए। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। लोकसभा की लेटेस्ट पिक्चर यह है कि मोदी के पास 66, बीएसपी के पास 10, अखिलेश के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 और आरएलडी का स्कोर 0 है। मतलब अखिलेश के अलावा यूपी में इंडी अलायंस के किसी भी दल के पास कुछ नहीं है। यूपी में तो कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है। राहुल कांग्रेस का गढ़ यानी अमेठी 19 में ही गवा चुके हैं। अगर यूपी की टॉप 19 सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। रायबरेली, अमेठी और कानपुर को इस लिस्ट से माइनस कर दें तो 19 सीट में कांग्रेस का वोट शेयर किसी भी सीट पर 20% से ज्यादा नहीं है। 19 में से 5 सीट पर तो कांग्रेस का वोट शेयर 10 से भी कम है। अखिलेश ये बात जानते हैं और कांग्रेस को भी ये बात मालूम है, लेकिन क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, ऐसे में अगर कांग्रेस यहां सिर्फ 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का इंडी अलायंस में कद अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस कम से कम 20 सीटों की डिमांड कर रही है। मोदी विरोधियों के लिए दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है, लेकिन मोदी के लिए 400 प्लस का रास्ता यूपी से आता है। यूपी में बीजेपी ने उन सीटों पर अपना फोकस बढ़ाया जहां वो 19 में हार गई थी। इसमें मैनपुरी, रायबरेली, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और रामपुर शामिल है। यूपी में जो सीन बन रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस अखिलेश को अटका रही है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि यहां भी इंडी अलायंस की जोड़ी नहीं बन पाएगी। गठबंधन का गेम हो जाएगा, खेल शुरू होने से पहले ही खेला हो जाएगा। ऐसा हुआ तो यूपी में लड़ाई त्रिकोणीय न होकर 4 फ्रंट की होगी। मतलब मोदी के सामने अखिलेश अलग, राहुल अलग, मायावती भी अलग। ऐसा होगा तो फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी का होगा।
क्योंकि मोदी के विरोधी दलित और मुस्लिम वोट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यूपी में हिंदू करीब 80% है, हिंदुओं में दलित 20%, मुसलमान 20%, मतलब कुल 40%। लोकसभा की 80 में से 47 सीट पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम करता है। क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी को जो सीटें चाहिए उसमें से ज्यादातर सीटों पर दलित मुस्लिम का फॉर्मूला काम करता है। अब जब सब अलग अलग आएंगे तो वोट बढ़ जाएंगे, दलित का भी, मुसलमान का भी, अगड़े और पिछड़े का भी। इसमें सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होगा। यूपी में बीजेपी 50% से ज्यादा वाली पार्टी है। 2019 में बीजेपी प्लस का 51.19% का था। 24 के लिए 80 प्लस 20 के फॉर्मूले पर बढ़ रही है। 80 भी हमारा और 20 भी हमारा का नारा लगा रही है। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री के चेहरे पर मोदी है, राम मंदिर है, योगी का यूपी मॉडल और अयोध्या, मथुरा और काशी का धर्म मॉडल है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए राजभर और संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जैसे साथी हैं। बाकी 20% को मैच कराने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी और आउटरीच प्रोग्राम है। यूपी में बीजेपी ने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है। ये वोट बैंक लाभार्थियों का है, जिसे यूपी और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है। यूपी में सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान और दलितों को मिल रहा है। 22 के विधानसभा चुनाव में 30 से 40% एससी वोट बीजेपी को। मुसलमानों के लिए बीजेपी ने पूरे यूपी में पसमानदा सम्मेलन किया। अब शुक्रिया मोदी भाईजान प्रोग्राम से बीजेपी मुसलमानों को पास ला रही है। ये में अखिलेश कभी बोलते हैं कि पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित अगड़ा है, कभी बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेकिन पीडीए में पी और डी माने पिछड़ा और दलित तो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, और आज पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित तो इनके कारण से ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव में अब कुछ महीने का ही वक्त बचा है। मोदी जोड़ रहे हैं, लेकिन राहुल अपने अलायंस को तोड़ रहे हैं। अखिलेश के लिए ये चुनाव अपनी विरासत और सियासत दोनों बचाने का है। अखिलेश पब्लिकली कह चुके हैं कि वो कांग्रेस को 11 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस अखिलेश के फॉर्मूले पर तैयार नहीं होती है तो अखिलेश के पास भी गठबंधन से बाहर आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। और अगर ऐसा हुआ तो यूपी में बीजेपी के लिए 80 में से 80 स्कोर करना पॉसिबल हो जाएगा। आपने 22 के चुनाव से पहले ये कहा था कि हमारा अनुभव जो है वो कांग्रेस और बसपा के साथ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आप उनके साथ 17 में लड़ चुके थे, 19 में मायावती जी के साथ लड़ चुके थे, फिर आप लेकिन हैं दोबारा फिर कांग्रेस के साथ ही। तो उस अनुभव के बाद फिर आप लेकिन कांग्रेस के साथ जाएंगे दोबारा? राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। जो आज की परिस्थिति है, जब बीजेपी को सामने देखते हैं तो हमें वोट बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी और कई दलों को साथ लाना पड़ेगा। और उसी की कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनको साथ लाएं और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो पीडीए है हमारा, वो पीडीए हमारा वोट बढ़ाने की रणनीति है। यूपी में बीजेपी को उन सीटों पर भी जीतने में दिक्कत हो सकती है जो सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस और एसपी का गढ़ मानी जाती हैं। इसमें अखिलेश की पार्टी की मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, फिरोजाबाद और रामपुर जैसी सीटें हैं। कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी उसका गढ़ है। तो वहीं जयंत चौधरी अगर बागपत सीट से आते हैं तो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी होगी। अब सवाल ये है कि बीजेपी इन सीटों पर कमल कैसे खिलाएगी। एक दो सैंपल देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैनपुरी में यादव 4.25 लाख है, मुस्लिम 55,000 है। M+Y कर दें तो अखिलेश का वोट 4.75 लाख होता है, जबकि NTMY वोट में शाक्य 3.25 लाख, ब्राह्मण 1,10,000, दलित 1,20,000, लोधी 1 लाख है।
चारों को जोड़ दे तो 6,55,000 वोट होते हैं। मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री और मथुरा में कॉरिडोर बनाने का वादा करके बीजेपी पहले ही यादवों को अपना मैसेज दे चुकी है। ऐसे में रामलहर पर सवार बीजेपी अगर गैर एमवाई वोट को कंसोलिडेट कर लेती है तो मैनपुरी में बड़ा खेल हो सकता है। आजमगढ़ की सीट अखिलेश उपचुनाव में गंवा चुके हैं। बीजेपी का वही फॉर्मूला फिर चला तो अखिलेश के पास यूपी में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट भी आएगा और मायावती का भी। 2019 में अमेठी हारने के बाद 24 में कांग्रेस रायबरेली को लेकर डरी हुई है। रायबरेली जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 पर समाजवादी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। बछरावा एसपी, सरेनी एसपी, ऊंचाहार एसपी, हरचंदपुर बीजेपी, रायबरेली बीजेपी। इसके अलावा 2014 की मोदी लहर के बाद रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर गिरावट की तरफ है। 2019 में सोनिया गांधी को 55.80% वोट मिले थे। 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 38.36% वोट मिले। 2014 में बीजेपी के अजय अग्रवाल को 21.05% वोट मिले। 5 साल में सोनिया के वोट शेयर में 8% की गिरावट आई, जबकि बीजेपी के ग्राफ में 17% का उछाल आया। 19 में कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन नहीं था। इसके बावजूद भी अखिलेश ने रायबरेली और अमेठी पर कैंडिडेट नहीं उतारा था, फिर भी राहुल हार गए थे। अब ऐसे में अखिलेश और मायावती दोनों इस सीट पर अपना कैंडिडेट लगाएंगे तो जाहिर है कि फायदा बीजेपी को ही होगा। इसके अलावा बीजेपी उन सीटों पर भी अपना फोकस कर रही है जहां जीत का अंतर कम था। यूपी में 9 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 20,000 वोटों से कम रहा। इसमें करीब 4 सीटें ऐसी रहीं जहां 10,000 से भी कम वोटों से प्रत्याशियों की जीत हुई है। इसमें यूपी की श्रावस्ती सीट जो बीजेपी महज 5,320 वोट से हारी थी। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार की जीत महज 4,729 वोट से हुई थी। बलिया में बीजेपी को मात्र 15,519 वोट से जीत मिली थी। बदायूं सीट में बीजेपी को 18,454 वोट से जीत मिली थी। सहारनपुर में बीएसपी के खाते में महज 22,417 वोट के कारण चले गए थे। अब ऐसे में अगर यूपी में 4 फ्रंट वॉर होगी तो नुकसान बीजेपी का नहीं बल्कि उसके विरोधियों का ही होगा। नतीजा ये होगा कि बीजेपी 2014 से ज्यादा सीटें और 2019 से ज्यादा वोट शेयर लेकर आएगी।